हेलो। कक्षा 11वीं के सभी छात्रों को रसायन विज्ञान की पहली क्लास में मैं स्वागत करता हूं। पहला टॉपिक आपका है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसका एक पीडीएफ भी आपको भेजा गया है, आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे संभवतः। तो इसको देखने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी सामने रखें ताकि उसमें कोई भी सुधार आप करना चाहें तो यहाँ देख कर सकते हैं। हम इसमें छोटी छोटी चीज़ें लेंगे और शॉर्ट में लेंगे, मतलब उसको विस्तार में न लेकर के शॉर्ट में लेंगे, जो तुम्हें समझ में शायद ना आ पाई हों उनको समझाने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। इसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उसका लिंक भेज दिया जाएगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको ये एक लिंक मैं भेजूंगा जिस पर आपको अपना एक टेस्ट देना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें द्रव्य पहला है। द्रव्य के बारे में आप जानते होंगे, मैटर किसे कहते हैं, द्रव्य या मैटर। द्रव्य या पदार्थ या मैटर किसको बोलते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। ये आप पहले से जानते हैं। पदार्थ या द्रव्य हम दो भागों में बांट सकते हैं इनको, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में इनको दो भागों में बांट सकते हैं, मिश्रण मिक्सचर्स एंड शुद्ध पदार्थ प्योर मटेरियल्स और मैटर। मिश्रण को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? जैसे आप नमक का पानी या चीनी का पानी बनाते हैं जिसमें कि नमक पूरे में एक ही अनुपात में पूरे विलयन में घुला रहता है, या चीनी पूरे विलयन में एक ही अनुपात में घुली होती है, कहीं ज़्यादा कम कहीं कम नहीं होती। तो समान अनुपात में वितरण होता है, उसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिसमें अनुपात जो है वो निश्चित ना हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो। जैसे रेत घोल दिया जाए पानी में तो रेत थोड़ा नीचे बैठ जाएगी, नीचे मात्रा रेत की ज़्यादा होगी बजाय ऊपर की, तो ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जबकि शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व एवं यौगिक में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो ये देखते हैं तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु इनमें विद्यमान होते हैं। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और तमाम तरह के एलिमेंट्स आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में हैं। और उसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे एक जैसे परमाणु होंगे। तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से ये बने होते हैं। इनके लक्षण क्या होंगे? तत्वों के लक्षण क्या होते हैं? यही इनके लक्षण है कि पहला तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, दूसरा रासायनिक विधियों से इनको सरल पदार्थों में अपघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि हाइड्रोजन को आप तोड़ करके कोई दूसरे परमाणु नहीं बना सकते हैं हाइड्रोजन के अलावा। इसी तरह ऑक्सीजन को तोड़ करके आप और छोटे तत्वों में इनको नहीं तोड़ सकते हैं। तो रासायनिक विधियों से इनका अपघटन संभव नहीं है। इन्हें आवर्त सारणी में प्रदर्शित किया गया है। आप जानते हैं कि लगभग 118 तत्व पूरी आवर्त सारणी में है। यौगिक के बारे में जानेंगे। कंपाउंड्स किनको कहते हैं? तत्वों से मिलकर के यौगिक बनते हैं। एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनते हैं। यानी कि जैसे सपोज हम जल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, नमक ले लें, अमोनिया ले लें, ऐसे तमाम यौगिक होते हैं। जल क्या होता है? जल का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए आइए इन सब के हम फॉर्मूले लिखने का प्रयास करते हैं। H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaOH, अमोनिया NH3। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? यौगिक हैं। इनमें आप देखें कि निश्चित अनुपात है। जल के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के जल बनाते हैं। इस प्रकार से ये क्या है? एक यौगिक है। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक निश्चित अनुपात में ये संयोग करते हैं, जिससे क्या बनता है?
यौगिक बनते हैं। इनके लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या यौगिकों के लक्षण होते हैं। देखिए, भार की दृष्टि से तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। दूसरा, इनके गुण घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। और तीसरा, इनको भौतिक विधियों से अपने घटक तत्वों में विघटित नहीं किया जा सकता। पहला है कि भार की दृष्टि से तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग करके निर्मित होते हैं। देखिए, जैसे H2O है, H2O में हम देखें हाइड्रोजन का भार होता है 1, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे 1 और ये 16। तो अब और कितने हैं हाइड्रोजन? 2 हैं, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 गुणा 1 अनुपात 16। तो 2 अनुपात 16 हो जाएगा। ये 2 अनुपात 16 का अनुपात इसमें आ जाएगा। सरल करेंगे तो 1 अनुपात 8, यानी कि भारात्मक अनुपात कितना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2 अनुपात 1 अनुपात 8। 1 अनुपात 8 के अनुपात में जब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो जल बनेगा। ऐसी कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 दूनी 32, तो 12 अनुपात 32। इसको सरल कर लेंगे तो 3 अनुपात 8। 3 अनुपात 8 के अनुपात में जब कार्बन और ऑक्सीजन भारात्मक रूप से संयोग करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे नमक के लिए हमने NaOH लिख दिया, ये NaCl एक्चुअली नमक क्या है? NaCl। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको कहेंगे NaCl नमक, NaOH नहीं NaCl। और अमोनिया NH3। अच्छा, इनके गुण अपने घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। घटक तत्व जैसे देखिए जल है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो न तो जल में हाइड्रोजन के गुण होंगे न जल में ऑक्सीजन के गुण होंगे, बल्कि इनमें जल में अपने ही गुण होंगे। तो यौगिकों में अपने गुण होते हैं, उसमें किसी प्रकार के घटक तत्वों के गुण नहीं पाए जाते, उसमें अपने गुण होते हैं। सरल भौतिक विधियों के द्वारा इनको अपने घटक तत्वों में विघटित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि पानी को आप गर्म करें और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस प्राप्त कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करें और कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें अलग अलग। इस प्रकार से इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता घटक तत्वों में भौतिक विधियों के द्वारा। मिश्रण में देखते हैं, मिश्रण किसको बोलते हैं? मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं। कोई भी मिला लीजिए आप, जल में आप नमक मिला लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला लीजिए, कुछ भी मिला लीजिए और उसका कोई भी अनुपात ले लीजिए अनिश्चित अनुपात, तो मिश्रण प्राप्त होते हैं। जैसे कि हवा है, हवा में क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि धूल के कण भी होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, वाष्प होती है वगैरह। समुद्र का पानी है जिसमें बहुत सारे नमक घुले होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं। रक्त है, रक्त में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, कई चीजें इसमें होती हैं। तो ये सब मिश्रण है। मिश्रण हमने पढ़ा था कि समांगी एवं विसमांगी 2 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसके लक्षण देखेंगे कि क्या क्या लक्षण इसके हो सकते हैं। तो मिश्रण में पदार्थों का निश्चित अनुपात नहीं होता है। जिस प्रकार से यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, यहाँ पदार्थों का निश्चित अनुपात नहीं होता है। अवयव पदार्थों के गुण इसमें विद्यमान होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मिश्रण में जिन पदार्थों से मिश्रण बना होता है उसके गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। जैसे सपोज आपने नमक का पानी बनाया, NaCl नमक का पानी बनाया आपने, तो उस पानी में नमक के गुण भी विद्यमान होंगे, पानी के भी गुण विद्यमान होंगे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यौगिक जब बन जाता है तो उसके घटक तत्वों के गुण उसमें नहीं होते हैं, जबकि मिश्रण में घटक तत्वों के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण को अपने अवयवी घटकों में सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसको आप छानकर अलग कर सकते हैं। नमक का पानी बनाया तो उसको आप वाष्पीकृत कर दीजिए, पानी अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। तो भौतिक विधियों से इनको पृथक कर सकते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये लोग यौगिक में और मिश्रण में अंतर है, इनको आप ढंग से समझ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न आपको आगे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको कहते हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल इंटर में, या उससे पहले आपने छोटी कक्षाओं में गणित में इसको पढ़ा होगा। वह अंक जिसका परिणाम से कोई संबंध अथवा अर्थ निकलता हो। जैसे कि माना हमने कहा 4 किलोग्राम कोई पदार्थ है, तो उसका 4 जो अंक है उससे पता चलता है कि वो उसकी मात्रा कितनी है। तो इनको हम क्या कहते हैं?
सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है भौतिक राशियों की परिशुद्धता को मापने के लिए। कोई भी भौतिक राशि है, जैसे उसका वेट है, द्रव्यमान वगैरह है, लंबाई वगैरह है, कुछ भी है, तो उसकी परिशुद्धता के मापन के लिए किया जाता है। कितना शुद्ध आपने मापन उसका किया है, कितने सही अंकों में उसको आपने मापा है, उसको समझा जाता है इसके द्वारा। आगे देखिए उदाहरण देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कोई रीडिंग ली और उस रीडिंग का मान आपको आया 11.64 मापा गया। इसमें आप देख रहे हैं कि 11.64 में 11.6 तक तो ठीक है, ये 3 अंक तो निश्चित हैं कि इतना तो होना है, लेकिन 4 जो है वो अनिश्चित है। ये 4 से ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। यहाँ पे 4 कुल सार्थक अंक कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है। इनमें से 3 निश्चित है, 1 अनिश्चित है। ये शुरू के 3 अंक निश्चित है और चौथा लास्ट का अंक अनिश्चित है। सपोज मैं आपको कहूँ कि आपने 11.64 लंबी एक रेखा खींचनी है, तो आपके पास माना स्केल है, स्केल में 12 स्केल में अलग अलग जो है मार्क्स होते हैं। तो सपोज आपने 11 ये यहाँ पे था 11 है माना, और 11.6 के लिए आपने ये 5 और ये 6, 11.6 आपने मान दिया, लेकिन यहाँ पे 7 आ जाता है, तो यहाँ कहीं बीच में पड़ेगा 11.64, यहाँ बीच में कहीं पड़ेगा। और इसको आप ढंग से नहीं माप सकते क्योंकि इस 4 की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है कहीं पे, तो इसलिए ये अनिश्चित है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है। सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या क्या नियम है, आइए देखते हैं। गैर शून्य सभी अंक सार्थक होते हैं जिनमें जीरो ना हो। जैसे यहाँ इनमें कोई जीरो नहीं है, तो जितने अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक होंगे। जैसे इसमें 3 है, 1, 2, 3, इसमें 4 है, 1, 2, 3, 4, इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। गैर शून्य सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। बीच में अगर है 2 गैर शून्य अंक है, जैसे 6 और 1 है, उनके बीच में जितने भी जीरो होंगे सब सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, 1, 2, 3, 4। दशमलव की दाईं ओर शून्यांक सार्थक होंगे। दाईं ओर मतलब आपकी दाईं तरफ, तो दशमलव की दाईं तरफ जितने भी जीरो होंगे वो सब सार्थक होंगे। तो कुल इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है। गैर शून्यांक के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इससे पहले जो भी जीरो लगे ये सार्थक नहीं होते। इसमें केवल ये 2 सार्थक अंक है, ये नहीं है। इसमें केवल 1 सार्थक अंक है, बाकी ये 0 सार्थक अंकों में नहीं आएंगे। तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको आगे पूछा जाना है। आगे बढ़ते हैं। कणों की संख्या होगी 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण उसमें आएंगे। चाहे कोई भी गैस आप ले लीजिए, चाहे वो अणु हो, आयन हो या परमाणु हो। इसी संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो मोल क्या है? एक मोल का मतलब है इतने कणों की संख्या। 6.023 गुणा 10 की घात 23, इतने कण का मतलब 1 मोल होगा जिसमें गैसों का आयतन इतना होता है। 1 मोल गैस का कोई भी गैस ले लीजिए, उसका आयतन इतना होता है 22.4 लीटर सामान्य ताप तथा दाब पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई भी गैस लेंगे उसका 1 मोल लेंगे, यानी कि इतने कण लेंगे, तो उसका आयतन इतना होगा 22.4 लीटर होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु आप लें, H परमाणु हाइड्रोजन परमाणु लें, तो उसमें 6.023 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। या हाइड्रोजन अणु लें, H2 अणु, या हाइड्रोजन गैस के अणु हैं, परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2 अणु बना, उसमें भी इतने ही H2 अणु होंगे। और अगर आयन लें, H+ आयन, इससे इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो H+ आयन बनेगा। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन आयन लेंगे तो उसमें इतने ही हाइड्रोजन आयन के कण मौजूद होंगे। इसका मतलब ये है कि 1 मोल कोई भी पदार्थ लेंगे तो उसमें इतने कण होने हैं, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। इसकी परिभाषाएं देखेंगे हम कि क्या क्या परिभाषाएं मोल, एक मोल संकल्पना की परिभाषाएं क्या क्या हम दे सकते हैं या कैसे उसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 परिभाषाओं के द्वारा उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले लिखा है कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु या ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर हो। 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल अणु से मतलब है। तो किसी भी पदार्थ की वो मात्रा जिसको हम द्रव्यमान में व्यक्त करें
तो उसको हम कहेंगे ग्राम परमाणु या ग्राम अणु कह दीजिए, तो वही ग्राम परमाणु या ग्राम अणु उसके मोल कहलाएंगे। जैसे 1 ग्राम अणु तो 1 मोल अणु हो जाएंगे, 2 ग्राम अणु तो 2 मोल हो जाएंगे, या परमाणु कह लीजिए, जैसे ग्राम परमाणु या ग्राम अणु आप कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उतने जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। इसको समझिए, कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एक समस्थानिक है जिसमें उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। बाकी और भी समस्थानिक कार्बन के होते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन कार्बन 12 की बात करेंगे जो कि प्रकृति में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो 12 ग्राम अगर हम कार्बन ले लें, यानी कि उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर हम ग्राम में उसको ले लें, कार्बन को ले लें, तो 12 ग्राम कार्बन हो जाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होंगे। 12 ग्राम कार्बन में कितने होंगे? 1 मोल होंगे, और उसमें उतने ही कण होंगे। 6.023 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु उसमें होंगे। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में ले लेते हैं तो वही उसमें उसके 1 मोल होंगे। जैसे 12 ग्राम में कार्बन का 1 मोल होगा, 1 ग्राम में हाइड्रोजन का 1 मोल होगा, और 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु होंगे। इस प्रकार से आप समझेंगे कि परमाणु द्रव्यमान के बराबर अगर ग्राम में आप बाहर ले लेते हैं तो उसी में उस पदार्थ के 1 मोल होंगे। किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, जिसको हम मोलर आयतन कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ भी हमने कहा कि गैस का 1 मोल ले लीजिए तो वो 22.4 लीटर आयतन घेरता है। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कार्बन 12 के केस में। इसी प्रकार से सोडियम का भी है कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। इसका मतलब 23 ग्राम सोडियम अगर हम ले लें तो वो सोडियम के 1 मोल होंगे, और उसमें सोडियम के इतने परमाणु होंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो इस प्रकार से हमने मूल संकल्पना को पढ़ा। इसको ढंग से समझ लीजिए, मूल संकल्पना है क्या चीज। तो इसके लिए मोलों की संख्या निकालने का एक सूत्र है, जो कि है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान, ग्राम में पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे ग्राम में, बटे उसका मोलर द्रव्यमान लेंगे। जैसे अभी हमने सोडियम का देखा था, सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23, और अगर हम ये कह दें कि 117 ग्राम माना हमने सोडियम क्लोराइड लिया, नमक ले लिया 117 ग्राम आपको दे दिया है, और सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान होगा आपका 58, क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23 जोड़ देंगे 58.5 हो जाएगा। और अगर आपने 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ले रखा है तो उसकी मोलों की संख्या कितनी होगी? 117 बटे 58.5, यानी कि 2 मोल उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मोलों की संख्या निकालेंगे। किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम मुख्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, मोलरता, मोललता एवं नॉर्मलता का, और भी करते हैं लेकिन मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इनको देख लेते हैं। मोलरता क्या है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जैसे विलेय आपने माना नमक ले रखा है तो उसके मोलों की संख्या जैसे आपने यहाँ पे निकाली वैसे निकालेंगे, बटे विलयन का आयतन लीटर में। माना आपने 117 या माना आपने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को लिया है 1 लीटर पानी में, तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा, 1 मोलर विलयन बन जाएगा। तो उसको मोलर विलयन भी हम कहते हैं, जिसमें 1 मोल घुले हुए। अगर उसके दुगने होंगे तो 2 मोल हो जाएंगे, बाई मोलर कह देंगे उसको। तो इस प्रकार से आप मोलों की संख्या इस सूत्र से निकालेंगे, और आयतन ऐसे निकालेंगे। अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसमें 1000 का भाग दे करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक सूत्र और बता दें कि अगर आपको माना उसमें किसमें सपोज आपको उसमें दे रखा है, क्या कहते हैं, वेट दे रखा है, पदार्थ का वेट दे रखा है, माना सोडियम क्लोराइड का या किसी का भी वेट दे रखा है, तो उसका वेट बटे उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसके साथ गुणा करेंगे किसका? उसका आयतन। अगर ml में दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो बटे में।
तो इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आपने आगे एक प्रश्न जब दिया जाएगा तो उसको आपने सॉल्व करना है। मोललता, दूसरा है मोललता। ये मोलरता है, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये मोललता है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या जैसे ये है बटे बिलियन का भार किलोग्राम में। इतना अंतर है कि इसको किलोग्राम में भार, अगर ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे ग्राम में भार जो भी आएगा वो लिख लेंगे, तो इसी प्रकार से वो निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है ये किलोग्राम में भार है, और बिलियन का भार क्या होगा? उसमें विलेय प्लस विलायक दोनों का भार जोड़ा जाएगा, तब जाके बिलियन का भार निकल के आएगा। सपोज आपको 5 ग्राम नमक दिया गया है और 95 ग्राम जो है वो पानी दिया गया है, तो कुल बिलियन का भार हो जाएगा 100 ग्राम। तो इस प्रकार से वो बिलियन का भार जोड़ा जाएगा। नॉर्मलता तीसरा टर्म है। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? दरअसल विलेय यानी कि जैसे नमक है या आपने कोई भी विलेय घोला है तो उसका तुल्यांकी भार जो होता है उसको निकाला जाता है। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट जब आप करेंगे, जैसे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किया था, यहाँ पे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार से उसको भाग देंगे। तुल्यांकी भार क्या होता है? लवण का, लवण का तुल्यांकी भार उसका होता है अणुभार बटे उसकी क्षारीयता या अम्लीयता पर से हम भाग करते हैं, या उस पर जो भी आयन का चार्ज होता है उससे भाग देंगे तो तुल्यांकी भार उसका निकल के आता है। तो ये अलग अलग होता है, अम्लों का तुल्यांकी भार अलग होता है, क्षारों का अलग होता है, और किसी किसी लवण का तो अलग अलग अभिक्रियाओं के हिसाब से भी तुल्यांकी भार वेरी कर सकता है। तो नॉर्मलता टर्म कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, मोलरता का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आगे हम देखेंगे सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहेंगे। देखिए, सीमांत अभिकर्मक वह क्रियाकारी पदार्थों में से होता है जो अभिक्रिया में पूर्णतः संपन्न हो जाता है, पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, और इसकी मात्रा उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है। जैसे सपोज हम ले लें ए एक अभिकारक है जो बी के साथ क्रिया करके ए बी उत्पाद बना रहा है। सपोज ए बी उत्पाद बना रहा है, और यहाँ पे माना कि ए पूरी तरह से यूज हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन बी अभी कुछ मात्रा में बचा हुआ है। मान लीजिए ए पूरा की पूरी तरह से यूज हो गया लेकिन बी बचा हुआ है, तो बी जो बचा हुआ है वो अब ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि उसके लिए ए की मात्रा कम पड़ गई। तो ए जो है वो सीमांत अभिकर्मक होगा क्योंकि ये निर्धारित कर रहा है कि ए बी कितना बनेगा। जितना हम अगर इसको और बढ़ा देंगे तो जितना बचा हुआ बी है वो भी यूज होगा और फिर से ए बी और बन जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? सीमांत अभिकर्मक कौन है? जो कम मात्रा में यहाँ है, यानी कि जो पूरी तरह से प्रयुक्त हो जा रहा है वही सीमांत अभिकर्मक है। इसको भी आप टेस्ट जब आपको दिया जाएगा उसमें आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही, लेकिन अब मैं इस पर आधारित आपको एक लिंक भेजूंगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे, वीडियो को समझ लेंगे, इससे आधारित एक लिंक आपको भेजा जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप एक टेस्ट जो है उसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसको आप भरेंगे। बेहतर यह है कि पहले उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के बाद आप उसमें मनन करें क्या आंसर हो सकता है, पढ़कर देखें, ढूंढें उन प्रश्नों का उत्तर, और फिर उसको आप फिर से उस लिंक पे जा करके आप उन प्रश्नों के उत्तर दें और एक ही बार सबमिट करें। बार बार सबमिट करेंगे तो आपका नाम बार बार उसमें आएगा, इसलिए आपके नाम से केवल एक बार सबमिट होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान में रखें। तो पहले आप ये वीडियो ढंग से देख लें, फिर आप लिंक पे जाएं। जब लिंक मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उस लिंक पे जा कर के आप पेपर को नोट करें। नोट करने के बाद आप उसका उत्तर दें और लास्ट में आप सबमिट करें। उसका टाइम आपको पूरा मिलेगा, पूरा दिन भर का टाइम आपको मिलेगा। आराम से आप सुबह उसको नोट करें, दिन भर देखें, पढ़ें, मनन करें और शाम को उसको सबमिट कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।